सौम्या ने अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की से कहा, कौन हो तुम? उस लड़की ने कहा, मैं आपको बचाने आई हूं, सौम्या जी। ये सुनकर सौम्या हैरान रह गई और उसने कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? ये कहते हुए सौम्या पीछे होने लगी। उस लड़की ने कहा, सौम्या दीदी, उसने आपको अगवा करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ भेजा हुआ है। ये बात मुझे पता चल गई थी तो मैं आपको यहाँ बचाने आ गई। लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? कौन हो तुम? पहले मुझे अपने बारे में बताओ और किस शख्स के बारे में बात कर रही हो तुम? सौम्या बोली। उस लड़की ने कुछ देर रुककर कहा, मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ। सौम्या उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, मगर पंडित जी ने भी सेम बात कही थी, जिस वजह से सौम्या को उस लड़की पर विश्वास करना पड़ा। दूसरी बात, जब कुछ गुंडे आरोही को अग्रवाल हाउस में किडनैप करने आए थे, तब आरोही ने उन्हें सारी बातें आरोही ने बताई थी। दरअसल वो गुंडे कोई चोर नहीं बल्कि साहिल के भेजे हुए आदमी थे, मगर अद्विजय के आने की वजह से वो आरोही को नहीं मार पाए थे। वो लड़की वहाँ सौम्या को आगाह करने आई थी। सौम्या उसके पास गई और उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, जब आप मृत्युंजय जी की पत्नी हो तो इस हालत में कैसे पहुँच गई? मेरा नाम कल्याणी है। मेरी माँ ने एक बार मृत्युंजय जी के छोटे भाई को बचाया था। तब मृत्युंजय जी ने मेरी माँ से कहा था कि वो कुछ भी मांग सकती है। तब मेरी माँ ने उनसे कहा था कि उन्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर क्या हुआ? सौम्या ने पूछा। कल्याणी ने सौम्या को बताया कि जब वो महज 14 साल की थी, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती थी, तो उसके 18 साल की होने तक वो अपनी माँ के साथ मृत्युंजय के महल में रही। उस समय मृत्युंजय अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन में था। अचानक कल्याणी की माँ बहुत बीमार थी और उन्होंने शादी करने के लिए कहा, मगर मृत्युंजय उस समय इंडिया आ नहीं सकता था, जिस वजह से कल्याणी ने अपनी माँ के लिए मृत्युंजय की तलवार से शादी की और मृत्युंजय के कीमती लॉकेट को अपना मंगल सूत्र मानकर पहन लिया। शादी होने के कुछ दिन बाद ही कल्याणी की माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद महल में सिर्फ 3 लोग रहते थे, मिस्टी, वरुण और कल्याणी। एक दिन महल में वरुण अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आया था। वो कल्याणी को नौकरों की तरह ट्रीट करता था। उसने कल्याणी से कहा था कि वो उसके दोस्तों को शराब पिलाए, मगर कल्याणी ने उसे शराब सर्व करने से मना कर दिया था, जिस वजह से वरुण के नशेड़ी दोस्तों ने कल्याणी को पकड़ लिया था और उन्होंने महल में कल्याणी के साथ जबरदस्ती की थी। वो 4 लोग थे, जिनमें से साहिल और वरुण भी शामिल थे। वरुण को होश आने के बाद ये एहसास हुआ था कि कल्याणी मृत्युंजय की पत्नी है, जिस वजह से वो काफी घबरा गया था और उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वो कल्याणी को अपने घर ले जाएं। साहिल कल्याणी को अपने घर लेकर था और वो अपने दोस्तों के साथ लगभग हर तीसरे दिन कल्याणी के साथ यही सब करता था, जिस वजह से कल्याणी पागल सी हो गई थी और जब भी कोई उसके करीब आता तो वो उसे काट लेती थी। साहिल ने जब पाया कि कल्याणी पागल हो गई है तो वो उससे परेशान हो गया। तो जब वो मुंबई आकर रहने लगा तो उसने कल्याणी को आजाद कर दिया। मुंबई की सड़कों पर और सिग्नल पर जाकर कल्याणी भीख मांगती थी और उसी भीख से ही अपना पेट भरती थी। एक दिन जब उसे सिग्नल पर मृत्युंजय अपनी गाड़ी में दिखता तो वो दौड़ते हुए उसके पीछे गई थी। मृत्युंजय को देखकर उसे सब कुछ याद आ गया था। भागते हुए वो मंदिर पहुंची तो उसने मृत्युंजय को सौम्या से शादी करते देखा, जिस वजह से उसने सब कुछ कभी बाहर न लाने के बारे में सोचा। वो बस छुपके से सौम्या पर नजर रखती रही। जब साहिल के गुंडों ने आरोही पर हमला किया तो कल्याणी को उनकी जान की खातिर ये सच सौम्या को बताना पड़ा। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ और तुमने मेरे लिए अपने आप को मुसीबत में क्यों डाला? तुम्हें अब मृत्युंजय जी को सच बताना चाहिए, सौम्या ने उसे समझाया। नहीं, अचानक कल्याणी चिल्लाई, क्योंकि एक आदमी ने आकर पीछे से सौम्या के सिर पर वार कर दिया था। कल्याणी जल्दी से वहां से भागी और एक पेड़ के पीछे छुप गई। 2 आदमी जिन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था, उन्होंने सौम्या को उठाया और वो सभी उसे एक बड़ी सी कार के पास ले गए। उन्होंने सौम्या को कार में डाला और फिर वो लोग कार से दूर जाकर कुछ बात करने लगे।
कल्याणी, जो कि पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, वो जल्दी से उस कार के पास आई और कार के पीछे छुपते हुए उसने उन आदमियों को देखा। ये साहिल और वरुण के वही दोस्त थे जिन्होंने कल्याणी के साथ वो सब किया था। आज बदले की रात थी। कल्याणी की आंखों में आग थी। आज वो उन दोनों को खत्म करना चाहती थी। जब उसने देखा कि उन आदमियों से उसे कोई खतरा नहीं है, तो अचानक उसने जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे उनको उतारा और उन कपड़ों को उसने सड़क किनारे फेंक दिया। उन फटे पुराने कपड़ों के अंदर उसने एक पीला सूट पहना हुआ था जो कि हूबहू सौम्या के सूट जैसा था। उसने कार के दरवाजे को खोला और सौम्या को जगाने की कोशिश की, लेकिन सौम्या बेहोश थी। उस कमजोर सी दिखने वाली कल्याणी ने सौम्या को अपने कंधे पर उठाया और उसे उठाकर कार से दूर ले गई। एक बड़े से डस्टबिन के पीछे उसने बेहोश सौम्या को बैठा दिया और वो खुद जाकर उस कार में उसने अपने हाथों से किया और जल्दी से जैसे कि सौम्या ने बताया ऐसा करके चेहरा नीचे करके कार में लेट गई और बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। जब उठे आई तो उन्होंने सौम्या पर ध्यान नहीं दिया। उस कार में चलकर वहां से चल गई। जब सौम्या बेहोश हुई तो वो उसी मिनट के पास थी। वहां से उठकर उनके सिर को सहलाने लगी और कहा, क्या हुआ है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ और वो लड़की फिर से कहाँ गई? क्या मैं कोई सपना देख रही थी? नहीं नहीं, जागते हुए मैं कोई सपना कैसे देख सकती हूँ? पता नहीं वो लड़की कहाँ होगी। मुझे उसे वापस ढूंढकर मृत्युंजय जी के सामने सच्चाई लानी चाहिए। ये सोचते हुए उसने मंदिर के आसपास कल्याणी को ढूंढा, मगर कल्याणी उसे कहीं नहीं दिखी। सौम्या फिर थक हार कर वहीं बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया किया। उसने आरोही को जब हेल्प के लिए कॉल किया तो आरोही ने उसका कॉल ही नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर वो कार कई घंटों तक चलती रही। सुबह से लेकर रात हो गई और रात से लेकर अगला दिन तक निकल आया, मगर वो कार कहीं भी नहीं रुकी। कल्याणी भूख से बेहाल हो चुकी थी, मगर वो खाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऊपर से वो आदमी उस कार को सड़क की बजाय जंगलों से होकर कहीं ले जा रहे थे, जिसकी वजह से कल्याणी को काफी धचकियां लग रही थी। आखिरकार उस कार से वो आदमी बाहर निकले। उन्होंने कल्याणी के हाथों को पकड़कर उसे उठाया और वो लोगों उसे जंगल के बीच बने एक ऐसी जगह पर ले गए जहां चारों ओर कई कैंप लगे हुए थे और वहां कम से कम 15 लड़कियां डरी सहमी सी अपने घुटने टेक कर लाइन में बैठी थीं। उन लड़कियों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। एक आदमी ने कल्याणी के दोनों हाथों को बांधा और उसे भी उन आदमियों के पीछे लाइन बैठा दिया और फिर कल्याणी पर भी उस आदमी ने बंदूक से ऐसे ही वार करने की कोशिश की। 1-2 बार तो कल्याणी ने उस वार को सहने की कोशिश की, मगर फिर जब चौथी बार उस किडनैपर उसे मारने आया तो वो अपने सिर को कभी इधर उधर घुमा लेती, जिसकी वजह से उसके सिर पर किडनैपर वार नहीं कर पाता। किडनैपर इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। किडनैपर ने कल्याणी के कंधे को पकड़कर उसे उठाया और उसके हाथों को खोलते हुए कहा, लड़की, मेरे सामने नाटक कर रही हो? तुम जानती नहीं हो हम लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए ज्यादा नाटक करना बंद करो। तभी कल्याणी ने अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाई और किडनैपर की आंखों में देखा। किडनैपर ने कल्याणी की आंखों देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस लड़की को उन्हें किडनैप करना था, ये लड़की वो नहीं थी, बल्कि कल्याणी थी। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई शब्द निकल पाता, कल्याणी ने किडनैपर के हाथ से बंदूक छीनी और अचानक उसकी गर्दन पर उस बंदूक को रखकर उसने बंदूक के ट्रिगर को दबा दिया। उस बंदे को फेंककर कल्याणी वहां से चीते की रफ्तार से भागी। बाकी किडनैपर वहां बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं हुआ कि अचानक क्या हुआ। 4 किडनैपर उठकर कल्याणी को ढूंढने के लिए भागे। वो लड़की भागते भागते अचानक पेड़ों पर चढ़ गई। पूरे जंगल में वो आदमी उसे ढूंढते रहे, मगर किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इतने बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर जानवरों की रफ्तार से ऊपर चढ़कर उनकी नजरों से छुप चुकी थी। कई घंटों तक किडनैपर उसे ढूंढते रहे। आखिर में कुछ लोग कैंप के पास जाकर अपनी कार में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि कल्याणी भागकर मदद मांगने के लिए सड़क की ओर गई होगी, तो वो उसे ढूंढने के लिए सड़क की ओर निकले। कार को जाते हुए देखकर कल्याणी पेड़ से नीचे उतरी। वो कैंप की ओर ही जाना चाहती थी,
क्योंकि इतने घने जंगल से वो भूखे पेट नहीं भाग सकती थी। उसे कुछ खाने की जरूरत थी, इसलिए उसने सोचा कि वो कैंप में ही कुछ चुरा लेगी। मगर जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरी, भूख के मारे उसके हाथ पैरों ने जवाब दे दिया और वो वहीं गिर गई। नीचे लेटे हुए उसने अपने आस पास बड़े पत्तों को अपने शरीर के ऊपर डाल दिया। बस उसका चेहरा ही पत्तों से बाहर निकला हुआ था। कई घंटे चैन की नींद लेने के बाद अंगड़ाई लेते हुए वो जागी। उसने लेटे हुए ही अपनी नजरों को आस पास दौड़ाया और अपनी आंखों को फिर से बंद किया। आंखों को बंद करते ही उसे किसी के कदमों को अपनी ओर बढ़ने का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वो अकेले आदमी से तो सामना कर ही सकती है, इसीलिए उसने अपनी मुट्ठियों को लड़ने के लिए कस लिया। तभी वो आदमी घूमकर वहां से चला गया। दंश, जो कि सीक्रेटली सौम्या के पीछे था, उसने अद्विजय को कॉल किया। बॉस, सौम्या मैडम आज मंदिर में आई थी। उन्हें मंदिर में छोड़कर मिस्टर प्रजापति काफी घंटों के लिए गायब थे, मगर शाम को आकार सौम्या मैडम को ले गए। ये कौन सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दंश, जिसे शेयर करने के लिए तुम मुझे रात के 12 बजे कॉल कर रहे हो? अद्विजय बोला। बॉस, दरअसल सौम्या मैडम से मंदिर में एक लड़की मिली थी जिसने बताया कि वो मृत्युंजय की पहली वाइफ थी। अब वो कहाँ है? अद्विजय ने इम्पेशेंट होकर सवाल किया तो दंश ने उसे सारी बात बताई। अद्विजय ने बिस्तर पर सोई आरोही को देखा। आए, वो फिर चेंजिंग रूम में बने एक ड्राइवर को खोलकर उसमें से काफी तरह की राइफल लेकर रावत विला से निकल गया। उसने बाहर आकर मृत्युंजय को कॉल किया। मीरू, दोस्ती नहीं, मिशन के लिए कॉल किया है। जल्दी से बाहर आओ, हमें कुछ लड़कियों को रेस्क्यू करना है। कुछ देर बाद मृत्युंजय बोला, दोस्ती नहीं है तो तुमने मुझे मीरू क्यों कहा? इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। वहीं अद्विजय अपनी कार लेकर मृत्युंजय के विला के बाहर पहुंचा और हॉर्न बजाया। कुछ ही देर में मृत्युंजय आकर उसकी कार में बैठा। दोनों मासूम लड़कियों की जान बचाने के खातिर दुश्मन होकर भी एक साथ निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन दोनों ने सभी लड़कियों को रेस्क्यू किया, मगर कल्याणी उन्हें कहीं नहीं मिली। दंश उन सभी लड़कियों को अपने साथ ले गया। कार में बैठते हुए अद्विजय ने पूछा, तुम्हारी पहली बीवी कैसे मरी थी? उसे ब्लड कैंसर था। ये सुनकर अद्विजय ने दूसरा सवाल किया, ये बात तुम्हें तुम्हारे स्वर्गवासी भाई वरुण ने बताई होगी, एम आई राइट? मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिलाया। अद्विजय ने सोचा कि अगर उसे कल्याणी मिल जाती तो वो मृत्युंजय की बंद आंखों को खोल सकता था। घर जाकर अद्विजय ने अपने खून से सने हाथ धोए और बिस्तर के पास आकर लाइट लैंप ऑन किया। लाइट्स ऑन होते ही आरोही जाग कर बैठ गई। अद्विजय उसके पास आया और उसने आरोही की अधखुली आंखों को चूमते हुए प्यार से कहा, सो जाओ, वरना मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा। फिसफुसाते हुए उसने आरोही को कंधे से पकड़कर बिस्तर पर लेटाया। साड़ी में से आरोही का सफेद मुलायम जैसी कमर दिख रही थी। अद्विजय के अंदर का शैतान उससे कह रहा था कि वो उसकी पतली कमर को होल्ड करके कुछ वाइल्ड करे। आरोही, सो जाओ, वरना मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा। कहते हुए अद्विजय ने उसको कंधे से पकड़कर बिस्तर पर लेटाया। साड़ी में से आरोही की सफेद मुलायम जैसी कमर दिख रही थी। अद्विजय के अंदर का शैतान उससे कह रहा था कि वो उसकी पतली कमर को होल्ड करके कुछ वाइल्ड करे। मगर धानी को साथ में सोया देख वो एक कोल्ड शावर लेने चला गया। अगली सुबह आरोही आज पेरिस के लिए निकलने वाली थी, इसलिए उसने साड़ी ना पहनकर एक क्लासी लुक देने वाला जंप सूट पहना हुआ था। आंखों पर शेड्स लगाए हुए थे। उसने अपने बालों को स्ट्रेट किया हुआ था, जिससे कि उसके बाल और लंबे लग रहे थे। आरोही के कपड़े स्काई ब्लू कलर के थे। आरोही ने सेम तरह के कपड़े धानी को पहनाए थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अचानक उन्हें जब लिविंग हॉल में दादी दिखी तो वो दोनों ही सीढ़ियों पर रुक गई। अद्विजय ने सबसे पहले उन्हें नोटिस किया और उसने नजरों से इशारा करके आरोही को वापस रूम में जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले ही दादी का ध्यान उधर गया। उन्होंने हैरान होकर कहा, बहू, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्या है? आरोही ठिठक गई। फिर वो नीचे आई और उसने दादी के पैर छूने की कोशिश की। दादी पीछे हुई और बोली, यहाँ से जाओ, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। लेकिन दादी,
मैं आज पेरिस जा रही हूँ, आरोही बोली। दादी बोली, क्या कहा? तुम पेरिस जा रही हो? ये कहकर वो अद्विजय की ओर मुड़ी और पूछा, अद्विजय, ये तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? ये पेरिस जाएगी और तुम कहाँ रहोगे? अद्विजय बोला, दादी माँ, मैं घर पर ही रहूंगा धानी के साथ। दादी बोली, अद्विजय, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भूल गए उस दिन तुम कितने बीमार थे और अब तुम उसे देश से ही बाहर भेजना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अद्विजय बोला, दादी जस्ट स्टॉप दिस। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। धानी जल्दी से दौड़कर अद्विजय के पास आई। अद्विजय ने उसे गोद में उठा लिया। दादी परेशान होकर बोली, देखो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? और दिन ब दिन अपने आप को ज्यादा आजाद मत समझो। और अद्विजय, मुझे अभी पता चला है कि तुमने इस लड़की के लिए एक घटिया सा घर खरीदा है। वो अग्रवाल हाउस इसी लड़की का घर है ना? वो जिसे इसने यहाँ महलों में आते ही बेच दिया था। इस बात पर आरोही शॉक हो गई। उसने हैरानी से अद्विजय को देखा। जब राघव जी ने उसे बताया था कि अग्रवाल हाउस उन्हें निकिता की बदौलत मिला है, तो उसे काफी शक तो हुआ था। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा था कि निकिता अद्विजय से मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बात कुछ ऐसी होगी। दादी को काफी गुस्से में देख अद्विजय बोला, दादी, ये मेरी चॉइस है। मैं चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। और सेकंड थिंग, मेरी बीवी है, बेहतर होगा कि आप इन सब चीजों में ना पड़े। दादी बोली, अद्विजय, चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी। जाओ, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ आरोही से। दादी ने चिल्लाकर कहा। आरोही वहीं खड़ी रही। अचानक उसने कहा, दादी माँ, माना कि मैं आपके लिए वो बहू नहीं हूँ जो आपके पोते को डिजर्व करती है, लेकिन मेरी ये शादी पेपर्स पर हुई है, तो उन पेपर्स में कहीं नहीं लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकती हूँ। दादी बोली, लेकिन तुम हमारी गुलाम तो हो। पेपर्स पर यह तो लिखा है कि हमने तुम्हारे उससे नालायक पति को पैसे दिए हैं और तुम एहसान फरामोश की तरह जबान चला रही हो। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ आरोही को थप्पड़ मारने के लिए उठाया। तभी अद्विजय बीच में आ गया और उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, बस बहुत हुआ। अब आप यहाँ से जाएंगे या फिर मैं दंश को कहूँ कि वो आपके यहाँ से ले जाए? ये सुनकर दादी 2 कदम हैरानी की वजह से पीछे हो गई और बोली, अद्विजय, तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? क्या इतना ही प्यार था तुम्हें? दादी से भूल गए? जब तुम वापस आए थे तो मैंने ही तुम्हें अपने पास रखा था। तुमने मेरे खून मेरे सगे बेटे को मारा था, तब भी मैंने तुम्हें प्यार दिया। आज तक मैंने कभी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अद्विजय बोला, दादी, चाचा जी ये डिजर्व करते थे, और दूसरी बात, मैंने अकेले ही अपनी जिंदगी की है। आदत है मुझे इस अकेलेपन की। आरोही, अब चलो। ये कहकर अद्विजय ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर चला गया। दादी भागकर बाहर आई और बोली, अद्विजय, मत भेजो उसे। अकेला तुम्हें फिर से कुछ हो जाएगा। तुम्हारी दादी क्या करेगी? फिर तुम्हारे अलावा कोई है भी तो नहीं हमारा। अद्विजय बोला, दादी, बस बहुत हुआ। अगर मुझे कुछ होता भी है तो मेरे पास डॉक्टर की एक टीम है। ये कहकर वो आरोही को अपनी कार में बैठकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। आरोही अंदर से काफी गिल्टी महसूस कर रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर धानी ने कसकर आरोही को गले लगाया। उसने बार बार आरोही को गालों पर, माथे पर और आंखों पर चूमकर उसे अलविदा कहा। धानी एक बार भी अपनी माँ से दूर होने पर रोई नहीं। जब आरोही फ्लाइट में बैठ गई तो धानी ने अपना चेहरा अद्विजय के सीने में छुपा लिया। वो रो रही थी, मगर रोते हुए उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं बह रहा था। अद्विजय उसकी इस प्यारी सी हरकत को देखकर मुस्कुराया। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन में सोचा था कि आरोही की बेटी इतनी प्यारी कैसे है? क्या ये सब धानी के असली पिता की वजह से था? क्या वो एक इतना अच्छा इंसान था? ये सोचकर ही अद्विजय को अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा आने लगा। तभी धानी ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने छोटे छोटे हथेलियां से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, डैडी, क्या आप मम्मा को मिस करोगे? अद्विजय बोला, हाँ, थोड़ा बहुत। धानी बोली, तो डैडी, क्या हम मम्मा से मिलने नहीं जा सकते हैं? अद्विजय बोला, जा सकती हो, मगर अभी नहीं। ये कहकर वो एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसने वहां पर एक आइसक्रीम पार्लर देखा
और धानी से बोला, क्या आप आइसक्रीम खाओगे? सुनकर धानी ने अपने होठों पर जीभ फेरी और फिर अचानक अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, मम्मा ने मना किया है, मैं ये सब चीज नहीं खा सकती। अद्विजय ने उसके बालों में हाथ फेरा और बोला, डोंट वरी, तुम जल्द ही ये सब खा पाओगी। धानी ने पूछा, सच्ची? अद्विजय ने हाँ में सर हिलाया और बोला, तुम्हारे लिए डोनर मिल चुका है और तुम्हारा इलाज जल्द ही हो जाएगा। ये सुनकर धानी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। अद्विजय उसे आइसक्रीम पार्लर लेकर गया और उसके लिए एक छोटी सी आइसक्रीम खरीदी। उन्हीं के सामने एक मॉल था। मॉल से कुछ पेरेंट्स शॉपिंग करके बाहर निकल रहे थे। आज संडे का दिन था, तो लोग अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने ज्यादातर आते रहते थे। उन बच्चों के हाथ में बड़ी बड़ी कारें और डॉल्स थीं। अद्विजय ने उन्हें देखा तो धानी से बोला, क्या आपको खिलौने चाहिए? इस पर धानी ने कुछ नहीं कहा। अद्विजय समझ गया कि आखिर कोई बच्चा खिलौने के लिए मना कैसे कर सकता है, मगर धानी हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाकर रखने वाली एक डिसेंट बच्ची थी। वो फिर मॉल की ओर बढ़ गया। उसने मॉल में जाते हुए धानी को एक छोटा सा मास्क पहनाया और साथ में खुद ने भी एक मास्क लगा लिया। मॉल में आकर वो एक बच्चों के खिलौने की दुकान में चला गया। वहाँ पर जो औरतें अपने पति के साथ आई थीं, वो अद्विजय की फिजिक्स को देखकर उस पर फिदा हो रही थी। उसकी लंबी हाइट, मस्कुलर चेस्ट, जिस पर उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी और उसके कई बटन खुले हुए थे। अद्विजय ज्यादातर अपनी शर्ट के 3 या 4 बटन खोल कर ही रहता था। ऐसा लगता था कि वो लड़कियों को अपनी पर्सनैलिटी से घायल करना चाहता था, मगर असल में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी लड़कियां उसके आसपास होती हैं। अचानक वो एक बड़ी सी डॉल के पास गया और उसको अपने हाथ में लेते हुए बोला, धानी, क्या आपको ये अच्छी लगी? धानी ने मुंह बनाया और बोली, नहीं, ये बहुत गंदी है। अद्विजय बोला, तो आपको क्या चाहिए? धानी ने दूसरी ओर इशारा किया और बोली, मुझे वो चाहिए। अद्विजय ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक बच्चों वाला घर था। इस घर के बाहर एक कपल, एक लड़की और साथ में एक छोटा बेबी था। ये देखकर सेल्स गर्ल मुस्कुराकर बोली, आपकी बच्ची को लगता है अपने परिवार से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अद्विजय ये सुनकर बिल्कुल भी मुस्कुराया नहीं। उसने धानी के लिए वो घर ले लिया। तभी धानी ने एक कार की ओर इशारा किया और बोली, डैडी, मुझे वो भी चाहिए। अद्विजय बोला, क्या तुम्हें कार्स पसंद है तो क्या मैं तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल कार ले लूं? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और